नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग साइंस सेक्शन में आपका जैसे 14 जेपीएससी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, एक्साइज कांस्टेबल है, फील्ड वर्कर, और आप सभी को पता है कि आफ्टर इलेक्शन बहुत अपार एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी विथ कैलेंडर, यानी एग्जामिनेशन कैलेंडर के साथ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए और आपके पास जो एग्जामिनेशन यहाँ पे दिखाया गया 14 जेपीएससी हो चाहे एक्साइज कांस्टेबल फील्ड वर्कर, जेपीएससी की बात की जाए तो 15 से 20 सवाल का वेटेज है, एक्साइज कांस्टेबल में 15 से सवाल, फील्ड वर्कर में भी 15 सवाल 20 सवाल। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं ग्रेविटेशन को स्टार्ट। अगर आप हमारे साथ 14 जेपीएससी की या एक्साइज कांस्टेबल की या फील्ड वर्कर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके भी पूरे कोर्स को इनरोल, मतलब देखिए जो भी चीजें हमने पढ़ाई है भाई बड़े सिस्टमेटिक वे में एकदम बेसिक से उठाया हूं, जीरो लेवल से, और एक कंसेप्चुअली उठा करके मैंने आपको यहाँ पे एक अच्छे एग्जामिनेशन लेवल पे आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वहां पहुंचा दिया हूं। दूसरी बात, अब इस कोर्स के बाद आपको बिल्कुल कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जगह मैं खुद किताबें को पढ़ करके मैं आपके पास चीजों को रख रहा हूं। तो आपको एनर्जी कहाँ लगाना, किताबों को पढ़ करने, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना काम कर रहा हूं, कंटेंट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको करना क्या है, तो आपको प्रैक्टिस में काम करना है, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या फिर अभी जो भी मार्केट में कोई भी बुक है, तो मैं उस पर भी बहुत जल्द आपका काम करवा दूंगा, लेकिन पहले कोर्स को कंप्लीट कर लेनी है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फोकस स्टडी विद अभी, कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको कंप्लीट साइंस का नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे भी ले सकते हैं। दूसरी बात देखिए, टेक्नोलॉजी में आपको करंट अफेयर से जोड़ करके, और इसमें टेक्नोलॉजी में आपको कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस टेक्नोलॉजी में आपको इसरो को भी जोड़ दिया जाता है, डिफेंस को भी जोड़ दिया जाता है। तो कंप्लीट हम लोग मंथली वाइज करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से अगर आपको तैयारी करना तो जुड़ भी सकते हैं। बाकी आपको कैसे टीचिंग का क्या वे होगा, यहाँ पे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका या वन लाइनर फॉर्म आप देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, मेरा तरीका है भाई, कंसेप्चुअली मैं आपको स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, इतने भरपूर कंसेप्ट दे दूंगा कि फिर से दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन को ढूंढोगे आप। तो बिना देर के हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन को। देखिए सबसे पहले एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में बनता है। सवालों को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको दो चीज को समझाना चाहता हूं। दो चीज में सबसे पहले है आपका एक ग्रेविटी के बारे में, सेकंड है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। देखिए बड़ी सिंपल सी चीजें हैं ये, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। नाम क्या है, ग्रेविटी गुरुत्व बल, और सेकंड में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत ही स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन जब आप इसके कंसेप्ट को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल चीज ये है क्या। देखिए आप जब इस फिगर को यहां पर देख रहे हैं, फर्स्ट फिगर है ये आपका और ये आपका सेकंड फिगर है। तो फर्स्ट फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, ठीक है। पहला ये एक ऑब्जेक्ट है और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है। दूसरे ऑब्जेक्ट में आपको दिखाया गया है अर्थ को, यानी कहने का मतलब ये है जो आपका एक ऑब्जेक्ट नंबर जो 1 है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 लिख रहा हूं, ये क्या है, आपका अर्थ है, ठीक है। और एक कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये स्टोन है, ये आपका ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। अब देखिए जो हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में, इसके बारे में सर्वप्रथम अगर आपसे पूछ लिया जाएगा किसने बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, देखिए ये सब सारा सवाल पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या, तो न्यूटन साहब का नाम नहीं लेंगे आप, उसका सही उत्तर है गैलीलियो, ठीक है ना। देखिए गैलीलियो ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बतलाया, लेकिन सिस्टमेटिक वे में न्यूटन साहब आए और न्यूटन ने एक लॉ दिया, ग्रेविटेशन लॉ। तो उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये का बनता है कि जो आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो गैलीलियो ने बताया था। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है सर। दूसरा आपको एक बात याद रखना है कि आप जो ब्रह्मांड को आप जो देख रहे हैं, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, ठीक है ना, जो भी चीजें आपको देख रही है ना, ब्रह्मांड की हर एक वस्तु एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। यानी ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना एक फोर्स लगाएगी F1, और ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर अपना एक फोर्स लगाएगी जिसको हम कहेंगे F2। मतलब ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु है वो अपने एक दूसरे के ऊपर में एक फोर्स लगाती है, और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ब्रह्मांड में आपकी जितनी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ दो ऑब्जेक्ट बनाया हूं,
इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लग रहा होता है। ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा F1 और उसी प्रकार ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम कहेंगे F2। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये जो F1 और F2 की जो आप बातें कर रहे हैं, यही जो फोर्स है, यही जो बल है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दे देते हैं। अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि ये सर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, उस पर भी हम आएंगे। पहले आपको ये समझना है डेफिनेशन को कि यहां जो दो टर्म्स मैंने लिखा है, एक है आपका गुरुत्वाकर्षण बल और एक है आपकी ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व बल। ठीक है ना, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इसको समझना हमें काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में और गुरुत्व बल के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ब्रह्मांड में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम देते हैं। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट अगर आपका वो अर्थ हो जाए, ठीक है ना, अगर आपका कोई दो ऑब्जेक्ट है, उस दो ऑब्जेक्ट में अगर कोई बीच में एक अर्थ आ जाता है, यानी दो ऑब्जेक्ट में कोई एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ आ जाए और यहां पर आपका एक स्टोन है, समझ में आया, मतलब दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट आपका अगर अर्थ बन जाता है तो उसके बीच में भी सिंपल सी बात है, फोर्स लगेगी या नहीं भाई। मैंने अभी बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, बल लगाती है। तो ये अर्थ जो है क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। मैं लिख रहा हूं Fe का मतलब क्या है, पहले ये बताइए। Fe का कहने का मतलब ये है कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, उसी प्रकार अब ये जो स्टोन आप देख रही है, स्टोन क्या करेगा, अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा Fs। तो Fs का मतलब क्या हो गया, स्टोन क्या है, अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा। ठीक है ना, अब ये जो Fe है और ये Fs क्या है, यही क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। नहीं भाई, गुरुत्वाकर्षण बल तो मैंने ये बताया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, जो फोर्स लगता है उसको हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट अगर आपका अर्थ हो जाए तो उस फोर्स को नाम देते हैं हम गुरुत्व बल, यानी कि गुरुत्व बल को इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रेविटी फोर्स। समझ में आया या नहीं आया, यानी कि अब आपको यह समझ में आया कि जब हम गुरुत्व बल की अगर बात करेंगे तो उसमें एक आपका क्या ऑब्जेक्ट होगा, आपका अर्थ होगा, बाकी यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पेन हो सकता है, चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है, स्टोन हो सकता है। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, यहां पर दो ऑब्जेक्ट में आपका अर्थ यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई। देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप जो पढ़ रहे हैं, किसने बताया सर्वप्रथम, मैंने अभी आपको बताया, गैलीलियो साहब ने बताया। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए कि कितना फोर्स लगेगा। अब जैसे कि आपका ये अर्थ यहां, ये जैसे कि आपका ये जो अर्थ है, इस स्टोन के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है Fe, या फिर ये जो स्टोन है इस अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है Fs, कितना लगा रहा है। अब ये नेचर कैसा, आकर्षण नेचर है या फिर इसको रिपल्सन करने का, यानी कि प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, स्ट्रांग फोर्स है या फिर कमजोर फोर्स है, ये सारी बातों को फिर न्यूटन साहब आए, न्यूटन साहब ने बताया। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखिए, अभी आपने समझ लिया ना कि भाई ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व बल और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का डिफरेंस, कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु आप ले लीजिए मेरे भाई, ब्रह्मांड में आपके पास कोई भी वस्तु है, सारी की सारी वस्तु एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, और वो फोर्स को ही हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट में अगर एक ऑब्जेक्ट अगर आपका अर्थ हो, ठीक है शामिल, तो उसके बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व बल का नाम देंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक है सर। अब आइए आगे हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, यानी जो न्यूटन साहब ने जो लॉ दिया, यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। ठीक है ना, यानी न्यूटन ने अपना जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया उसके बारे में, यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम के बारे में, या न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में क्या बताया। न्यूटन साहब जब आए तो उन्होंने क्या कहा, न्यूटन साहब ने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, हर एक ऑब्जेक्ट, ये आपका दो ऑब्जेक्ट है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2। हर एक ऑब्जेक्ट, ब्रह्मांड की कोई भी एक ऑब्जेक्ट, सारी की सारी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी और एक फोर्स लगाती है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, m1 होगा, और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, m2 होगा। ठीक है, अब इसके बीच की कोई एक डिस्टेंस होगी जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। न्यूटन साहब ने क्या बताया,
न्यूटन साहब ने ये कहा कि हर ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स लगता है। जैसे यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, अब उस ऑब्जेक्ट का भाई अपना कोई मास होगा, m1 मास होगा, m2 मास होगा। सिंपल सी बात है, कोई अगर वो वस्तु है, अगर आप एक ढक्कन ले रहे हैं, एक कागज का टुकड़ा ले रहे हैं, तो उसका अपना एक मास तो जरूर होगा। तो दोनों का अपना एक मास है m1 और m2, उसके बीच का क्या है, एक दूरी है, डिस्टेंस है, मैंने बता दिया r है। तो इन दोनों वस्तु के बीच में जो फोर्स लग रही है, इस दोनों वस्तु के बीच में जो फोर्स लग रही है, मान के चलते हैं F1 और F2, F1 और F2, F1 और F2 को ये हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F से। यानी कि F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका F। ठीक है, अब एक बात बतलाइए कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए F इक्वल्स टू, न्यूटन साहब ने क्या बताया कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो ऑब्जेक्ट का जो मास है m1, ठीक है, और m2, उसके क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि उसके समानुपाती होते हैं, यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके समानुपाती होता है। और वस्तु के बीच की जो दूरी है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्त कर्मानुपाती होता है। ध्यान से सुनना है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बतला रहा हूं। इस डेफिनेशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं जेपीएससी में भी। आपको मैंने ये बतलाया कि न्यूटन साहब ने सबसे पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, उन्होंने ये बतलाया कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो समानुपाती होता है ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके गुणनफल के, m1 m2 के जो गुणनफल है उसके समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों वस्तु के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस जो है, उसके वर्ग के व्युत्त कर्मानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या आपको फॉर्मूला मिलेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपन r स्क्वायर। ठीक है ना, m1 m2 अपन r स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है बतलाइए। यानी न्यूटन साहब ने क्या बतलाया, आपको यह समझ में आ रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो दो ऑब्जेक्ट है उसके मास का गुणनफल के समानुपाती होगा, और उसके बीच का जो दूरी है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां तक कोई दिक्कत है बताइए। अब एक बात बतलाइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मास का, m1 m2 का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, डिस्टेंस के, उसके भी वर्ग का मैं बतला रहा हूं, उसके भी वर्ग का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि अगर आपका मास ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। बताइए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर आप उस दोनों वस्तु के बीच को की अगर दूरी को बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या होगा, अगर आपने दूरी को बढ़ा दिया है, तो मैं दूरी को बढ़ा दे रहा हूं, उनके बीच की अगर मैं दूरी को बढ़ा दे रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और वैसे भी सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि दो ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक है, ये 1 kg का है और ये 2 kg का है। ठीक, अब आपके पास मैं एक ऑब्जेक्ट लिया हूं, 10 kg का एक है ये और एक 20 kg का है। तो इसका जो मास है 10 kg और 20 kg, तो आप मुझे बतलाइए यहाँ पे जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, 10 गुना 20 का, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 200। अब यहाँ बताइए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 kg और 2 kg, यानी कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे 2 kg है मास, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे मास कितना है, 200 है। तो आप एक बात बतलाइए जी, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, जहां मास ज्यादा होगा। तो देखिए यहीं पर यही चीज आपको बतलाया गया है कि इसका जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन जो दूरी है, अगर आप इसके बीच का जो दूरी है, अभी यहाँ पे आपने इतना रखा दूरी में, और अब यही दूरी को अगर आप दूर कर देंगे तो वो कमजोर होगा कि नहीं बल। सिंपल सी बात है, जितना आप दूर जाएंगे तो दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो कमजोर होगा। तो कितना में कमजोर होगा, उसके वर्ग का, यानी कि स्क्वायर कर देना है, उसके स्क्वायर का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। तो जब आप इस व्युत्क्रमान, यानी कि जब आप इसको हटाएंगे, यानी कि ये जो आपका प्रोपोर्शनली जो प्रोपोर्शनल है, जब आप इसको हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग जोड़ते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल जी का, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी मैं क्या बोला, जब मैं अब इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटा रहा हूं तो F इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपन r स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे जी क्या है, तो जी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि इसको हिंदी में लिखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब ये सब चीजें मैंने नोट्स में लिख रखा है, इसलिए आपको इतना परेशान नहीं होना कि यहाँ पे मैं जल्दी से हैंड राइटिंग में आपको फटाफट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा है कि कैपिटल जी क्या आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और हिंदी में इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
अब इस जी का मतलब क्या है समझिए, इस जी का मतलब मैंने बताया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी कि नियतांक यानी कि कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कहीं भी आप चले जाइए, चाहे आप अर्थ पे रहिए, चाहे मून पे चले जाइए, चाहे जुपिटर पे चले जाइए, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इस जी का वैल्यू कितना होता है 6 पॉइंट, डायरेक्ट ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया और इसका यूनिट भी पूछा जाता है एग्जाम में, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या है इसका यूनिट है, और इसका वैल्यू कितना है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आपने निकाल करके जो लिखा है, ये वैल्यू किसने दिया था, तो ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हेनरी साहब ने दिया था, HENRY, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने इस वैल्यू को दिया था। यानी कि आपसे क्या क्या पूछेगा एग्जाम में, जो जी है, जी का मान कितना है 6.67 10⁻11 यूनिट कितना है, आपको डायरेक्ट पूछेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू, तो याद रखिएगा हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। यहां तक कोई दिक्कत है बताइए, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है। अब एक बात बतलाइए, अभी आपका फाइनल आपने जो अभी यहां पे पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में या ग्रेविटी के बारे में, तो आपने क्या पढ़ा, आपको मैंने ये बताया कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसका अपना क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, और उसको अगर हम कोई एक सर्टेन डिस्टेंस में रख रहे हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, जिस फोर्स को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर उस ऑब्जेक्ट में अगर अर्थ आ जाएगा यानी कि कोई प्लानेट आ जाए, मतलब समझिए इसका मतलब ये है कि कोई भी प्लानेट आ जाएगा, अर्थ के जाए शायद बुध ग्रह आ जाए, चंद्रमा ग्रह आ जाए, तो कोई प्लानेट आ जाएगा, तो उसके बीच जो फोर्स जो लगेगा ना, उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटी का। ठीक है ना, उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल का नाम, ना कि गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी प्लानेट, जैसे कि अर्थ एक प्लानेट है, तो अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे कि अर्थ है, आप कुछ भी अर्थ के अपोजिशन में ऊपर से कुछ भी ऑब्जेक्ट को फेंकिए, तो वो क्या होगा, नीचे आता है। अब ये नीचे क्यों आता है ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो ये जो नीचे आ रहा है, या फिर कोई भी अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है और ऑब्जेक्ट भी अपने पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा, होगा ना भाई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर वहां प्लैनेट आ जाएगा, अर्थ, चंद्रमा, जुपिटर, तो उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, गुरुत्व बल का नाम देंगे। नेक्स्ट, इसने ये बात हमने आपको बताया कि इसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एफ जो है आपका समानुपाती होता है दोनों ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान के गुणनफल का और उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो उसके जगह में हम क्या लाते हैं, जी को लाते हैं। जी क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू है 6.67 10⁻11 यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, हेनरी कैवेंडिश। यहां तक कोई भी दिक्कत है बताइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो निकाले हैं साहब, ये जो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के मुझे बताइए, एफ क्या आपने निकाला, ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लग रहा था F1 और F2, ठीक है, ये जो F1 और F2 जो फोर्स लग रहा था, इसको आप क्या नाम दे रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपका F क्या निकला, G m1 m2 अपन r²। अब एक बात बतलाइए, यहां पे पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा, मुझे पता है कि ये जो दो ऑब्जेक्ट है सर, अभी आपने बोला कि हर वस्तु ब्रह्मांड की एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, अपने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट जो है, और ये आपका बी ऑब्जेक्ट है, तो ये ए ऑब्जेक्ट जो है बी को ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो मैं लिख दिया हूं FA। इसका मतलब ये है कि ए ऑब्जेक्ट जो है वो बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसी प्रकार बी ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, FB हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि जो FA है और जो आपका FB है, कौन ज्यादा लगा रहा होगा, FA ज्यादा लगाएगा या FB ज्यादा लगाएगा या दोनों इक्वल होगा। तो भाई याद रखिएगा, ये जो दोनों फोर्स लगता है वो दोनों फोर्स बराबर होता है, इक्वल होता है, और यही फोर्स को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम देते हैं। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया सवाल। अगर आपसे कभी भी कोई सवाल पूछ लिया जाए, जैसे कि आपको सवाल दे देगा, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, F1 फोर्स लगा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है F2। तो आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, F1 ग्रेटर देन F2, ठीक है,
F2 लेस देन F1 है, यानी कि यहाँ ये तो सेम ऑप्शन हो गया, यानी कि F2 ग्रेटर देन F1 हो जाएगा, F2 ग्रेटर देन F1 हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू F2, या इनमें से कोई नहीं, नन। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो दोनों फोर्स है वो क्या होता है, इक्वल है। यानी जो वस्तु आपने दोनों वस्तु के बीच में जो फोर्स लग रहा था ना, वो इक्वल फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, समझ में आया? जो दोनों वस्तु के बीच जो फोर्स लग रहा होता है, जो गुरुत्वाकर्षण, वो इक्वल फोर्स लग रहा होता है। नेक्स्ट, ये नेचर कैसा इसका होता है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी इसका जो नेचर है, नेचर कहने का मतलब प्रकृति कैसा है, आकर्षण है या फिर प्रतिकर्षण। तो याद रखिएगा ये एक आकर्षण बल होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा बल है, तो ये आपका एक आकर्षण बल है। ठीक है ना, कैसा बल है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है साहब? कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे, अब हमको ये बतलाइए इसके बारे में आपसे पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन में। पहला चीज आपको क्लियर हो गया कि दो ऑब्जेक्ट, ब्रह्मांड के कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास अगर कुछ है, m1 है या m2 है, तो उसके बीच क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे, F जो होता है दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, और उसके बीच का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, इसका नेचर कैसा है, तो आकर्षण बल है। अब एक बात यहां पर बतलाइए, 3 सवाल आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट, दूसरा, तीसरा। पहला आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। सेकंड, आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पूछा जाता है। थर्ड, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पूछा जाता है, यानी कि विद्युत बल के बारे में। और एक आपका चुंबकीय बल, ये हो गया आपका चुंबकीय बल, और ये हो गया आपका विद्युत बल। ठीक है, इन तीनों का आपको नेचर बताना होगा। ठीक है ना, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा है, ये आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, ये कैसा आपका अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि ये कैसा आपका आकर्षित बल। लेकिन जो मैग्नेटिक चुंबकीय फोर्स है, इसमें आपको अट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा और आपको रिपल्सन भी, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फोर्स में, यानी विद्युत चुंबकीय जो बल, विद्युतीय बल जो है, उसमें भी आपको अट्रैक्शन और आपको प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन देखने को मिलेगा। क्यों, इसको समझिए। अब ये मेन मेरा मकसद है समझाना कि क्यों। देखिए, जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ पे जब मैग्नेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, पोल की। ठीक है ना, ध्रुव की, या तो पॉजिटिव पोल या फिर नेगेटिव पोल। उसी प्रकार जब आप इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, विद्युत फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं चार्ज की, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो फिर नेगेटिव चार्ज। इसीलिए अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स काम करेगा तो ये होगा क्या, आकर्षण, यानी कि अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि आकर्षित विद्युतीय बल। और अगर पॉजिटिव चार्ज के बीच या नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा तो यहां पे क्या होगा, रिपल्सन यानी फिर प्रतिकर्षण विद्युतीय बल। उसी प्रकार पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल के बीच में अगर फोर्स लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव चुंबकीय फोर्स, आकर्षित मैग्नेटिक फोर्स। या फिर अगर पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल के बीच में होगा तो क्या होगा, वहां पर रिपल्सन। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, अपना एक मास है, और मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता। अब आपके मन में सर यहाँ पॉजिटिव तो रिपल्सन होना चाहिए, नहीं, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव है नहीं। और यहां पे दोनों का जो नेचर, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका नेचर प्रकृति है आकर्षण करने का, प्रतिकर्षण करने का नहीं, आकर्षण करने का। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। समझ में आया? यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया, ये आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। देखिए क्या क्या सवाल है, पहले अभी यहां पे क्लियर करिए। पहला सवाल कि ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्व बल के बीच का डिफरेंस, कोई भी प्लैनेट और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लगेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, गुरुत्व बल। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहेंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो बल है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु एक दूसरे के बीच में क्या करता है, जो फोर्स लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका नेचर कैसा है, तो आप क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव है। विद्युतीय चुंबकीय बल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। विद्युतीय बल वो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण ने क्या नियम दिया था, फोर्स जो है गुरुत्वाकर्षण बल वो क्या होता है, समानुपाती होता है दोनों मास के गुणनफल का, और उसके बीच का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। ये हो गया। नेक्स्ट, जब हम जी की बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यानी कि यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वत्रिक, कहीं भी चले जाइए जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। पानी के अंदर चले जाइए, समुद्र में चले जाइए,
अर्थ को छोड़कर आप चंद्रमा पे चले जाइए, चाहे जुपिटर पे चले जाइए, जी का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही होता है। नेक्स्ट इसका वैल्यू देने वाले कौन है, तो हेनरी कैवेंडिश साहब ने दिया। नेक्स्ट आपको मैंने ये बताया कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है वो कितना होगा, कौन ज्यादा होगा, तो याद रखना F1 इक्वल टू क्या होता है, F2 होता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो आपको मैंने दिखाया है कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर F1 लगा रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के ऊपर F2 फोर्स लगा रहा है, ये दोनों का जो वैल्यू क्या होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। यही फोर्स, यही वैल्यू, इसी को हम क्या नाम देते हैं, गुरुत्व बल का नाम देते हैं। और अगर यहाँ दो ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में भी क्या होगा, फोर्स लगेगा और उस फोर्स का नाम क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो हमें आगे बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद आपको इसका एक और प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया। इसके बाद आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है ना, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, यानी कि सबसे कमजोर बल है। अब कमजोर बल के पीछे का रीजन क्या है, देखिए जब आप F का वैल्यू लिखे G m1 m2 अपन r स्क्वायर, ठीक है, तो G का वैल्यू आपने क्या लिखा 6.67 10⁻11। मान लीजिए मास कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट का, एक हो गया 100 kg का और एक हो जाएगा 20 kg का, उसके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे, मान लीजिए 5 मीटर होगा तो उसका स्क्वायर कर दिए। लेकिन अब देखिए 10⁻11 मतलब आपको समझ में आ रहा है, 10⁻11 का मतलब है कि 1/10⁻11, यानी कि 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 0.0000000000001। अब आप बताइए कि कितना कम फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है सबसे वीकेस्ट फोर्स। तो पहला ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा सबसे वीकेस्ट फोर्स ब्रह्मांड का कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का नाम आपसे पूछ लिया जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का नाम तो आप बोलेंगे नाभिकीय बल, ठीक है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने पढ़ा दिया है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये भी क्लियर हो गया आपका मेरे भाई, ठीक है सर। तो यहां तक बातें आपको समझ में आई, चलिए ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने, अच्छा हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आप का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये क्या माध्यम पे यानी कि मीडियम पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा ये मीडियम पे, ठीक है ना, ये मीडियम या फिर लिख दे रहे मैं माध्यम पे, ठीक है ना, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। माध्यम पर क्या करती है, ये निर्भर नहीं करती। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आप हवा में रखिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लग रहा था F = G m1 m2 अपन r स्क्वायर, और इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डुबा दीजिए कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही फोर्स काम करेगा। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स माध्यम पर भी निर्भर नहीं करती है। यह भी एक अच्छा पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑलमोस्ट अब एक और बात याद रखिएगा, एक बात मुझे ये बतलाइए, मुझे एक बात आप क्या बतलाइएगा कि मैंने आपको बताया दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है साहब, अब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स को हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है, मैंने क्या कहा इस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, तो याद रखिएगा एक केंद्रीय बल है, यानी कैसा है, तो सेंट्रिक फोर्स है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, सेंट्रिक फोर्स क्यों है समझिए। ये जो ऑब्जेक्ट m1 है इसका मास m2 है, तो पॉजिटिव है, तो ये कैसा आकर्षित बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आकर्षण, तो ये एक दूसरे को आकर्षण कर रहा है, इधर भी आकर्षण करेगा, मतलब ये इधर जा रहा है तो ये एक इसको इधर अपनी इसी और आएगा, तब तो आकर्षण होगा। तो जब आकर्षण होते एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा, यानी कि यहां से अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो केंद्र की ओर जा रहा ना भाई, आ रहा ना केंद्र की ओर, इसलिए हम इसको बोलते हैं केंद्रीय फोर्स यानी कि सेंट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पहले तो केवल हमेशा दो वस्तुओं के बीच, हमेशा सुनिए दो वस्तुओं के बीच ही लगेगा, दो वस्तुओं के बीच लगेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं केंद्रीय बल, ठीक है ना, या फिर सेंट्रिक फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है, सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हैं आप। तो दो वस्तुओं को, अब ये दो वस्तु है मेरा भाई, अब ये दो वस्तुओं को मिलाइए, तो दो वस्तुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा के बीच में ही तो आपको ये फोर्स लग रहा है ना, इसलिए इसको बोला जा रहा है सेंट्रल फोर्स। होप शो आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया। तो क्या क्या मैंने प्रॉपर्टी बता दिया, पहला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, तो आप बोलेंगे वो एक सेंट्रल फोर्स है। नेक्स्ट क्या ये डिपेंड करती है माध्यम पे, तो कहेंगे सर नहीं, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय फोर्स। ये कैसा फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण सबसे वीकेस्ट फोर्स है, कमजोर फोर्स है, क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसका कैसा नेचर है, तो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि आकर्षित बल है, आकर्षण बल है। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पूछा, चुंबकीय बल, तो कैसा है, ये एक अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव क्यों, ये मैंने बता दिया। इलेक्ट्रिक का भी पूछेगा तो ये भी मैंने आपको बता दिया। जी के बारे में मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। F1 और F2 के बीच का क्या है, वैल्यू दोनों बराबर होगा, चाहे कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, दोनों वस्तु के बीच जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो दोनों बराबर होगा, उसको ही हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका नेचर कैसा होगा, आकर्षण
करने वाला बल होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। इसके बाद हमने जी के बारे में पूरा चीजें हमने बतला दिया। यहां तक कोई भी दिक्कत है बतलाइएगा। होप शो कि आपको यहां तक कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। अब एक बात बतलाइए, अब आते हैं मैं आपको थोड़ा सा और भी चीज़ों को, कैपलर के बारे में मैं बाद में बतलाऊंगा। चलिए इसके बाद मैं अब आपको बतलाता हूँ कुछ और भी चीज़ों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैंने आपको सभी को पता क्या है, ये आपका क्या है, सन है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये आपका क्या है, सन है। सन के चारों तरफ क्या है, आपका पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है। अच्छा ये एक बात बताइए, किसने बताया है? जो सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों तरफ जो है आपकी परिक्रमा कर रही है ग्रह, कोई भी ग्रह जो है सूर्य के चारों परिक्रमा, किसने बताया था? निकोलस कॉपरनिकस ने बताया। ठीक है ना, कॉपरनिकस ने। तो इसके चारों तरफ क्या है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, इस प्रकार से इलिप्टिकल पाथ में आपका जो अर्थ है, ये क्या है आपका, ये अर्थ हो गया। ठीक है, ये चक्कर लगा रही है, लगा रही है ना मेरे भाई। अब एक बात बतलाइए, एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं मैं। सन क्या हो गया आपका, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया। उसी प्रकार ये अर्थ भी क्या हो गया आपका, एक ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया। यानी अगर ऑब्जेक्ट है तो दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स लग रहा होगा। यानी कि सन भी क्या करेगा, अर्थ पर फोर्स लगाएगा। मैं मान के चल रहा हूं, इसको लिख रहा हूं Fs। और ये अर्थ भी क्या करेगा, सन के ऊपर फोर्स लगाएगा Fe। तो ये जो फोर्स लग रहा होगा Fe इक्वल्स टू Fs होगा, यानी ये बताइए बिल्कुल। और इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देंगे। बतलाइए है कि नहीं। अब एक बात बतलाइए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वृत्ताकार पथ पर घूम रही होती है, ठीक है, या फिर गतिमान होती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्त गति है। अगर आप लीनियर चल रहे हैं, सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। तो अगर आप वृत्ताकार पथ पर अगर आप क्या कर रहे हैं, मोशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में मैंने 2 फोर्स के बारे में बतलाया है। 2 फोर्स के बारे में मैंने क्या बतलाया है, जैसे कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब ये इस प्रकार से अगर यहाँ पे मोशन में है, इस तरह जा रहा है, तो सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इस सेंटर के अपोजिशन में एक फोर्स काम करता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद आ रहा है कि नहीं? तभी तो जा करके, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर ना बाहर ना फेंका जाए, इसके अंदर इसको खींच करके रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि एग्जाम्पल, कि अगर कोई चौराहा इस प्रकार से टर्न है और यहाँ पर कोई गाड़ी है आपका ये, ठीक है, और ये गाड़ी आपका इस प्रकार से चल रही है, ठीक है, इस तरह से। तो ये गाड़ी जो है, इसको गाड़ी जब इधर चलेगी तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है ना। तो इस केंद्र के जस्ट अपोजिट में क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल इसको खींचेगा, इस गाड़ी को। लेकिन ये गाड़ी को खींचेगा तो गाड़ी इधर ना खींचा जाए, इसलिए केंद्र में एक फोर्स काम करता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है मेरे भाई। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स होता है, तो यहाँ पे ये कौन सा फोर्स काम करता है, ये काम होता है फ्रिक्शन काम करती है। जिस प्रकार आपने ये स्टोन लिया है, आपने इसको रस्सी से बांध लिया है, ठीक है, इसको रस्सी से बांध करके अब इसको गोल गोल इस प्रकार से घुमा रहे हैं हाथ से पकड़ के, तो इस प्रकार से घूम रहा, तो ये स्टोन इधर फेंकाएगा क्योंकि इसके ऊपर कौन सा काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन इसको पकड़ के रखा है कौन, केंद्रीय फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, इस फोर्स को नाम देते हैं टेंशन के कारण। उसी प्रकार जब ये आप अर्थ को देख रहे हैं, तो ये अर्थ क्या है भाई, मान लेते हैं कोई एक सर्टेन स्पीड है इसके पास, तो यहां पर भी अर्थ अगर आ जाएगी, यहां पर भी अगर अर्थ आ गई, तो स्पीड वही है। मान के चलते इसकी स्पीड है 5000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक, यहां पर भी उतना ही स्पीड है। लेकिन इसका जो यहां पर डायरेक्शन क्या है, यहां पर डायरेक्शन ये है, अब यहां पर डायरेक्शन क्या है इसका, ये हो गया। तो यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या नाम देंगे, सदिश राशि। ये पहले ये बताइए, सदिश हो गई या अदिश, तो आप बोलेंगे सर ये सदिश राशि, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है इसके पास और डायरेक्शन भी है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, वेलोसिटी की बात हो रही है। और अगर वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है कि नहीं, क्यों, देखिए 50,000 किलोमीटर ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी क्या है, एक सदिश राशि है, मैग्नीट्यूड ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इट मींस वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। याद आ रहा है कुछ, ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। यानी कि अब एक बात बतलाइए, ये जब अर्थ इधर मूव कर रही है तो इसके केंद्र की ओर एक फोर्स काम करेगी, और इसके जस्ट अपोजिट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होगा। तो इसके बीच जो फोर्स काम कर रहा है, इसको क्या नाम देते हैं, Fs, और Fe इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे भाई, यही ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या नाम है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि कोई गाड़ी, अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल देके कि सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको हमने फ्रिक्शन का नाम दिया, यहां मैंने टेंशन का नाम दिया। कोई भी रोप को आप रस्सी से बांध करके घुमा रहे हैं तो उसको आप क्या नाम देते हैं,
टेंशन फोर्स का नाम देते हैं। उसी प्रकार आपको पूछा जाएगा कि अर्ध सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो उसके बीच जो लगने वाला जो सेंटीमीटर फोर्स है, यानी जो एफसी है, जो केंद्र की ओर इसको खींच के रखी हुई है, तो ये सेंटीमीटर फोर्स कौन सा सेंटीमीटर फोर्स है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतला दिया। अब आइए एक और कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए आपके मन में क्या क्या डाउट चल रहा है हर एक कंसेप्ट को, और यहां से कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई इंटरेस्ट है मजा लेने के लिए। अब आपके सवाल को मैं जवाब देता हूं। देखिए आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए ये आपका क्या है? अर्थ है, ठीक है, ये क्या है? आपका अर्थ है। अब अर्थ है, यहां से मान के चलते सेब ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सेब ही न्यूटन साहब को मिला था नीचे गिरते हुए, तभी उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में समझा। अब देखिए ये सेब है, तो सिंपल सी बात है, सेब क्या है? अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाया, क्योंकि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। तो सेब जो है इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो मैं लिख रहा हूं FA, यानी कि फोर्स जो है एप्पल के द्वारा लगाया गया। उसी प्रकार अर्थ भी क्या है? सेब के ऊपर फोर्स लगाएगा तो FE हो गया। दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा, यानी FA इक्वल टू FE होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यही क्या है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन अब एक बात बतलाइए कि जब सेब अर्थ के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना अर्थ जो है सेब के ऊपर लगा रहा है, तो सेब नीचे क्यों आ रहा? अर्थ क्यों नहीं ऊपर चल जा रहा? ये आपके मन का सवाल है भाई, ठीक है ना? आपके मन में ये सवाल है कि भाई दोनों जब एक ही फोर्स काम कर रहा है तो सेब फिर नीचे क्यों आ रहा? सेब को वहीं रह जाना चाहिए। जिस प्रकार अर्थ भाई अपना एक जगह बैठा हुआ है, स्थिर है, तो सेब को भी एक जगह रहना चाहिए, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड फोर्स लग रहा है। मैं बार बार यहीं पे यही कह रहा हूं। तो सेम मोशन में आकर के नीचे क्यों गिरने लग जाता है? इसके पीछे का मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। इससे पहले आपको दो वर्ड समझना है। एक है आपका मास। मास मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की मात्रा। जैसे 1 kg चीनी, 1 kg चीनी में आपको मान के चलते चीनी का दाना 100 गो होगा, ठीक है। लेकिन जब आप 10 kg चीनी लेंगे तो यहाँ पर इसका जस्ट मल्टीप्लाई करिएगा तो 10,000 हो जाएगा चीनी का दाना। यानी ये चीनी का दाना क्या है? पदार्थ का मात्रा, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी बढ़ गई ना, मास। अब एक बात बतलाइए, ये जो मास है, 1 kg चीनी लेके जाइएगा चंद्रमा पे पृथ्वी से, तो ये क्या 100 दाना में से क्या 80 दाना या फिर 120 दाना होगा? नहीं, यानी मास सेम का सेम रहेगा, यानी क्वांटिटी उतना ही रहेगा। 10 kg अगर चीनी ले जाएगा तो 10 kg में 10,000 चीनी का दाना है। अगर अर्थ में 10,000 चीनी का दाना है, तो क्या चंद्रमा पे जाइएगा या जुपिटर पे जाइएगा तो क्या 10,000 दाना चेंज कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? नहीं, उतना ही रहेगा। यानी आपको ये समझ में आ गया, मास के बारे में ये समझ में आया कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि किससे जो मिल के बना हुआ है। अगर आपके पास ये पेन है तो पेन में क्या प्लास्टिक से बनाया गया, तो प्लास्टिक की कितनी क्वांटिटी लगी है, वो हो गया मास। तो अब आप इसको चंद्रमा पे भी ले जाइएगा तो ये प्लास्टिक उतना ही क्वांटिटी में मिलेगा। 1 kg अगर प्लास्टिक लगा होगा तो चंद्रमा पे भी उतना ही 1 kg मिलेगा, जुपिटर में भी। यानी कि पहला चीज तो आपको ये समझ में आया कि मास होता है क्या? क्वांटिटी ऑफ मैटर। दूसरा, पदार्थ कभी चेंज नहीं होता है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, क्योंकि ये आपका पूछा गया एग्जाम में, ये सब पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। अब आइए, ये मास क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे देखिए, अब ये जो अर्थ का जो मास है 6 × 10⁻24 kg होता है, इसका मास है, मास ऑफ अर्थ। ME मतलब मास ऑफ अर्थ है। एप्पल का कितना होगा मास? एप्पल का मास कुछ ग्राम में होगा भाई, जस्ट मैं मान के चलता हूँ 100 ग्राम होगा। अब एक कंपैरिजन करिए। कंपैरिजन आपको क्या करना है? कंपैरिजन ये करना है कि आपके पास एक बक्सा है, ये आपका बक्सा जो है 5 kg का बक्सा है, और एक बड़ा सा बक्सा है जो आपका 100 kg का बक्सा है, ठीक है। आपने इसके ऊपर 5 न्यूटन ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और इसके ऊपर भी 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो आपने क्या देखा, ये जो बक्सा है 50 न्यूटन का जब आपने फोर्स लगाया तो ये बक्सा यहाँ आ गया है, लेकिन ये बक्सा वहीं का वहीं रह गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो मास है ज्यादा है कंपैरेटिवली इससे। उसी प्रकार जब आप अर्थ में और सेब को जब आप देख रहे होते हैं तो अर्थ का जो मास आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 6 × 10, समझ रहे? देखिए इसको समझिए भी कि फील करिए कि कितना अधिक है। 6 × 10⁻24, यानी कि 24 जीरो बैठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना केजी अर्थ है, इसका मास है, सॉरी मास है। समझ में आया? मास कितना है? इतना मास है। और उस कंपैरिजन इसमें है, और इसको खींच रहा है अर्थ, खींच रहा ना भाई, उतना ही फोर्स लगा रहा है सेब भी उसमें। तो इसका मास इतना अधिक होता है ना कि ये किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, इसीलिए ये सेम मोशन में आ जाता है।
अब इसी जगह मैं आपको स्टोन को भेजा तो स्टोन कितना ज्यादा से बहुत बड़ा स्टोन लिया तो 100 केजी का, 100 केजी और इसका ये मास देखिए, कंपैरिजन करिए। तो इसी कारण वो स्टोन या उस पत्थर की बात करें तो वो क्या होता है, मोशन में आ जाता है। समझ में आया क्यों ऑब्जेक्ट को खींच ले रहा है, अर्थ क्यों नहीं खिंचाया जा रहा है, ये समझ में, क्योंकि उसका मास इतना अधिक है। फोर्स एकदम सही बात है कि फोर्स एकदम सेम लग रहा है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इतना अधिक है मेरे भाई, अर्थ का मास इतना अधिक है कि उसको अपनी ओर खींच ले रहा है। जैसे दो व्यक्ति है, एक पतला दुबला व्यक्ति हो गया और एक इतना मोटा व्यक्ति, एक बताइए ये इसको उसको ढकेलेगा तो ये वहीं का वहीं रह जाएगा, जितना फोर्स और उतना ही फोर्स ये इसको ढकेल दिया तो ये यहाँ फेंका करके आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा ना भाई। समझ आया क्यों, क्योंकि इसका मास बहुत अधिक है। उसी प्रकार अब मैं बता रहा हूं कि अर्थ जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है ना, कैसे परिक्रमा कर रही है अब इसको समझिए, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पर इस चीज को, कहाँ गया भैया अर्थ, और वहां ये रहा, देखिए अब यहां पे होगा क्या समझिएगा कि अर्थ जो है आपको पता है ना सूर्य स्थित है, इसको हटाइए पूरा क्लियर करिए, सूर्य क्या है स्थित है और अर्थ क्या है रोटेट कर रहा है, कर रहा है ना भाई। कैसे रोटेट कर रहा है आप समझिए, देखिए सन का जो मास है बहुत अधिक, सन का मास होता है कंपैरेटिवली बहुत अधिक, कंपैरेटिवली बहुत अधिक होता है अर्थ से, ठीक है। तो इसके बीच में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन इसका मास इतना अधिक है कंपैरेटिवली अर्थ से कि इसको क्या कर दे रहा है, मोशन में ले आ रहा है। अब ये मोशन कैसा है, एक इलिप्टिकल पाथ में है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, सर्कुलर मोशन को। इसलिए अर्थ क्या है, इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका मास अधिक होने के कारण। उसी प्रकार इस अर्थ का क्या है, चंद्रमा परिक्रमा कर रहा, तो चंद्रमा का जो मास है कंपैरेटिवली अर्थ से बहुत कम है। अर्थ का मास इतना अधिक है जिसके कारण चंद्रमा सूर्य की अर्थ की परिक्रमा कर रही है। तो समझ में आ गया ना भाई कि क्यों सूर्य का परिक्रमा आपका अर्थ कर रहा है, ड्यू टू इतना हेवी मास है सन का, जिसके कारण आपका जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ठीक है। दोनों फोर्स उतना ही लगा रहा है, सन अर्थ पर भी उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना अर्थ सन पर फोर्स लगा रहा है, सेंटीपीटल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सन का मास इतना अधिक है कि इस ऑब्जेक्ट को, अर्थ को मोशन में ले आ रहा है, और ये मोशन कैसा है, इलिप्टिकल पाथ में, वृत्ताकार पथ में, इसलिए हम इसको सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे तो एक लीनियर में गिरा रहे, इसलिए इसको लीनियर मोशन का नाम देते हैं। समझ में आ गया ना कि अर्थ कैसे सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रही है। होप सो यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी, यहां तक चीजें क्लियर है। देखिए अब इसके बाद अब मेन हम लोगों का टारगेट क्या है समझना। अब एक बात बतलाइए, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, ठीक है, कि अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि यहां पर मैं रख दे रहा हूं अर्थ को, ठीक है, और यहां मैं रख दे रहा हूं मून को। अब एक बात बतलाइए, अर्थ मून के ऊपर क्या है, एक फोर्स लगाएगा, मैं लिख दिया हूं Fe, और मून भी क्या है, अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा Fm। बताइए रिलेशन मैं आपको दे रहा हूं, Fe ग्रेटर देन Fm होगा, ऑप्शन बी Fe लेस देन Fm होगा, ऑप्शन सी Fe इक्वल्स टू Fm होगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। बताइए क्या इसमें सही आप बताएंगे। तो आपको मैंने ये बताया कि ब्रह्मांड की कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दोनों के बीच जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, यानी Fe इक्वल्स टू Fm होगा। लेकिन ये अर्थ के मास इतनी अधिक होती है जिसके कारण ये मून क्या होता है, मोशन में आता है और इसके चारों ओर घूमने लगता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भाई, होप सो आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। यानी अब इतना तो है। अच्छा अब चलिए एक चीज और भी, मैं आपको एक सवाल आपको यहां से ये भी बनता है। अब देखिए एक आपका न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, आपने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है, तो यहां से सवाल ग्रेविटेशन को जोड़ कर पूछा जाता है। तो देखिए मुझे एक बात बतलाइए, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है कि आप किसी दीवार को मारें, ठीक है, तो उतना ही क्या करता है, दीवार भी आपके ऊपर रिएक्शन करता है ना, जितना आपने एक्शन किया जस्ट उसके अपोजिट उतना रिएक्शन देखने को मिलता है ना भाई। कहीं भाई मैं गलत बता रहा हूं बताइए। न्यूटन का थर्ड लॉ में क्या बोला गया था कि आप जितना एक्शन करेंगे, यानी कि आप जितना फोर्स से दीवार पर मारते हैं उतना ही फोर्स दीवार भी आपके हाथ पर रिएक्शन करता है ना, मतलब उतना ही फोर्स वाल भी आपके हाथों में लगाता है। सेम उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम आप कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसके बीच क्या होगा, फोर्स काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया, तो F1 ऑब्जेक्ट जो है 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा
और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है F2 जो है फोर्स लगाएगा F1 के ऊपर। तो ये एक बात बताइए, ये एक्शन है तो इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन है और दोनों क्या है, इक्वल है। यानी न्यूटन का थर्ड लॉ भैया वही बोला कि जितना फोर्स आपने दीवार को मारा, ठीक है ना, मान लेते दीवार से हमने F1 फोर्स मारा तो दीवार भी हमको उतना ही फोर्स लगा के मारता है F2 से। तो यहाँ पे भी तो वही देखने को मिल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब ये कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल नियम है वो किसका फॉलो करता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, सेकेंड लॉ को फॉलो करता है या फिर थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो किसको फॉलो करता है, थर्ड लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट, अब ये ऑब्जेक्ट के बीच में कितना भी आप दूरी कर लीजिए, ये याद रखिएगा इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा जिसको आप क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी पूछ ले कि दो ऑब्जेक्ट है जिसकी दूरी बहुत बढ़ा दिया जाए तो क्या उस समय उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगी? देखिए खत्म नहीं होगी, कम हो सकती है, लेकिन जरूर उसके बीच में फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट के पास अगर अपना कोई मास है, ठीक है, तो उसके बीच में एक फोर्स काम करेगा जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आइए एक और आपका डाउट है, आप अपने रूम का ही ले लीजिए। आइए आपका चेयर है, ठीक है, और यहां पे बैठे हुए हैं आप। अब भैया एक बात बतलाइए, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी, आप भी एक ऑब्जेक्ट है, तो आप दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि ये चेयर जो है, मैं लिख दे रहा हूं, ये चेयर भी जो है आपके ऊपर FC फोर्स लगा रहा है और ये व्यक्ति जो है F मैन, M मतलब मैन हो गया, आदमी भी जो चेयर पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब एक बात बतलाइए, जैसे अर्थ के केस में क्या हुआ, अर्थ ने खींच लिया उसको अपनी ओर, लेकिन यहां पे तो आप चेयर को नहीं खींच रहा, ना ही चेयर आपको खींच रहा। यहां पे मैग्नीट्यूड क्या, FC=FM है कि नहीं? वहां भी एक इक्वल था। अर्थ के केस में भी भाई सिंपल है, सेब का भी उतना ही फोर्स लगा रहा था जितना अर्थ लगा रहा, लेकिन अर्थ उसको खींच ले रहा था। तो देखिए ऐसा क्यों? मान लीजिए आप एक आदमी का मैक्सिमम मास कितना हो सकता है, कितना केजी का हो सकता है? मान के चलते 100 केजी का होगा। ये कितना होगा, 500 केजी का हो सकता है चेयर, मान के चलिए बहुत बड़ा चेयर हो सकता है। आप कंपैरिजन 100 और 500 में कंपैरिजन कीजिए, कितना डिफरेंट, बहुत स्लाइटली डिफरेंट। इसीलिए यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता, यानी हम और आपके बीच में रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि उसको आपको अपनी ओर खींच लिया तो ऑब्जेक्ट वहां से वहां मूव कर गया। क्यों? क्योंकि मास बहुत अधिक नहीं है। अर्थ क्यों खींच ले रहा है, कोई भी प्लैनेट क्यों खींच ले रहा है? क्योंकि उसका मास बहुत अधिक है। अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg होता है, इसी कारण। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया मेरे भाई, यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं, ये बताइए। न्यूटन का कौन सा लॉ को फॉलो करता है? न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, तो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यहां तक सब कुछ समझ में आया भाई? ठीक है, तो यहां तक ही आज रखेंगे क्लास। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के बारे में समझेंगे बहुत डिटेल में। उसका पूरे वेरिएशन को पढ़ेंगे, ध्रुव में चलेंगे, विषुवत पे आएंगे, फिर उसके गहराई में आएंगे, केंद्र में आएंगे, उसके एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग के बारे में बात करेंगे कि अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, बढ़ा जाए या कम जाए तो क्या उसके ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण पे इफेक्ट पड़ेगा, भार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, भार मैंने नहीं समझाया आपको, है ना? तो देखिए भार के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आखिर ये भार होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वेट को समझना आपको। देखिए जो आप वेट चिल्लाते हैं ना, जैसे मास के बारे में मैंने आपको समझा दिया, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो कहीं भी चेंज नहीं होता। वेट इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है। अब ये mg क्या है, यानी वेट क्या है? देखिए कोई भी प्लानिट जो आप बात कर रहे हैं, कोई भी प्लानिट को जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है। तो ये जो अर्थ क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा Fe, और ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में आ जा रहा है। मोशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो एक बात बताइए, क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ का बहुत अधिक मास है कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट से, इसी कारण। तो अर्थ जिस फोर्स से, जिस बल से इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है, वही क्या कहलाता है, भार कहलाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला भाई? मैंने बड़े सिंपल शब्दों में आपको भार को समझाया है, समझने की कोशिश करेंगे आप। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये जो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी क्या पृथ्वी है, पृथ्वी जिस फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है ना भाई, क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत अधिक है। तो पृथ्वी जिस बल से वस्तु को खींचती है अपनी ओर, वही क्या है, उसका भार कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर ये आपका चंद्रमा है, आप चंद्रमा पे चले गए, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट चंद्रमा क्या करेगा, चंद्रमा पे भी लगाएगा और चंद्रमा भी इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। तो चंद्रमा क्या है, मास बहुत अधिक है चंद्रमा का इस ऑब्जेक्ट से, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। तो चंद्रमा जिस बल से वस्तु को खींचती है उसका क्या होगा, वस्तु का भार कहलाएगा, वही वस्तु का भार होगा। यानी वेट क्या है, वेट एक क्या है, एक फोर्स है, यानी कि वेट क्या है, एक बल है, इसलिए वेट का SI यूनिट न्यूटन होता है और फॉर्मूला होता है mg, यानी कि मास
तो मास द्रव्यमान और जी गुरुत्वीय त्वरण कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो भार का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। बाकी कल हम फिर आपको वेरिएशन दिखाएंगे, जी का वेरिएशन वेट से कैसे है, यानी कि अगर आप चंद्रमा पे हैं तो आप जैसे कि आप एक बात बतलाइए, मास हो गया ये आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका भार यानी कि वेट, WEIGHT वेट। इसका फॉर्मूला मैंने बताया mg और मास हो गया m। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे आप अर्थ में हैं, ठीक है, अर्थ में कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, जिसका मास है 100 kg, ठीक है, 100 kg है, यानी कि कुछ क्वांटिटीज में होगा। मान लेते 100 kg आलू मैं लिया हूं जिसमें 1000 आलू है, नंबर में 1000 आलू है, ठीक है। और मान के चलते हैं, अब हमको ये बतलाइए, ठीक है ना, अब मुझे ये बतलाइए अर्थ से मैं मून पे आ गया हूँ, ठीक है, मैं मून पे आ गया हूँ भाई, मून पे आ गया हूँ, तो यही 100 kg का जो आलू है क्या मून पे चेंज हो जाएगा 100 kg में, क्या कुछ अलग हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, 100 kg दिखाएगा, क्योंकि मास होता क्या है, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कितना आलू उसमें उपस्थित है, संख्या, यानी 1000 आलू ही उपस्थित होगा। लेकिन अब मैं बोलूं कि इसका वेट जो अर्थ में है वही क्या मून पे होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका जवाब कल मैं दूंगा। क्यों नहीं होगा, बस इतना सुन लीजिए, क्योंकि यह मास, वेट का मतलब होता है mg। यहाँ मास तो आ रहा है, उतना ही मास आ रहा है, उतना ही 1000 आलू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे g भी साथ में काम करेगा, और g आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। g का फॉर्मूला क्या होता है, g कैसे वेरिएशन करेगा अर्थ से चंद्रमा या कोई भी प्लैनेट में जाएंगे, वो हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। तो होप शो यहाँ तक आपको चीजें पूरे खूबी से अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, गुरुत्वीय त्वरण के पूरे वेरिएशन के बारे में, देन फिर हम लोग केपलर के नियम्स को भी पढ़ेंगे, प्लायन वेग के बारे में और वाइटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ करके ये चैप्टर को हम लोग फिर फिनिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।